जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मेरे ऐसे बहन भाई, न्यू इमिग्रेंट्स या रेफ्यूजी बहन भाई जिनका यानी पीआर आ जाता है और कुछ अरसे बाद वो फिर सोच रहे हो पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए। तो अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है कि कितनी देर बाद हमको पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो में हम ये बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इसके मुतालिक जितने भी सवालात हैं, यानी कितनी नंबर ऑफ़ डेज़ के बाद आपको पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए, अगर उससे पहले करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर लेट करते हैं या अगर आपने मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट ही गलत किए हैं और आपने एप्लीकेशन डाल दिया तो उस सूरत में क्या होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि अक्सर ये सवाल किया जाता है कि कितने दिनों के बाद हमें यानी पीआर जब इन्हें मिल जाता है मेरे बहन भाइयों को, तो उससे कितने अरसे बाद हमें यानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, तो मैंने कहा डिटेल एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट किया जाए। तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 1095 डेज यू हैव टू बी इन कनाडा फिजिकली आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक हो गया। लास्ट जो 5 साल हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने आज अप्लाई करना है ना, आज है मिसाल के तौर पे 8 फरवरी, ठीक है, तो आपने ये नंबर आपने काउंट करने हैं 8 फरवरी 2019 से। ठीक है, ये पिछले 5 साल बनते हैं आज की डेट से। ये नहीं कि जब से मर्जी पिछले 5 साल आपने काउंट कर लेने, इस तरह नहीं वो मतलब काउंट करते। तो आपने देखना कि आज की डेट से जो पिछले 5 साल हैं उस दौरान आपको फिजिकली कनाडा में 1095 डेज यानी 1095 डेज यू हैव टू बी इन कनाडा फिजिकली। ठीक है, फिर आप एलिजिबल होते हैं कैनेडियन पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फिर जब आप पूरे नंबर ऑफ़ डेज़ के बाद जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स फिर आपको एक्नॉलेजमेंट का एक आ जाता है लेटर कि जनाब आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है। ठीक है, उसके आप कह सकते हैं कि देखिए फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। बाज़ लोगों को आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स भी आ जाता है लेटर उसके लिए, ओथ के लिए। सबसे पहले तो टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट के बाद फिर ओथ होती है। ठीक है, तो कुछ लोगों को आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स आ जाता है टेस्ट के लिए, कुछ लोगों को साल 2 साल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। इसके बारे में कोई सर्टेन टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि आपने कितनी देर बाद अप्लाई करना है, ये नहीं कि कितनी देर बाद आपको मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने अप्लाई कर देना है ना, तो उसके बाद फिर इट ऑल डिपेंड्स आपके केस पर, आपकी लक पर, कि उसके बाद आपको 3 महीने बाद कॉल आ जाए कि भाई आपका फ़लाँ डेट को टेस्ट है, फिर आपकी उसके बाद फ़लाँ डेट को ओथ है। ठीक है, या आपका आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स आए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लक। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि सही नंबर ऑफ़ डेज़ का काउंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट नहीं किए तो होता क्या, आपने एप्लीकेशन तो दे दी, ठीक है, चली गई। जब आपको एक्नॉलेजमेंट का आना ना आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, तो उस दौरान जब उन्होंने आपकी फ़ाइल देखनी है ना, काउंट करना, उन्होंने कहना ये तो नंबर ही नहीं सही इन्होंने काउंट किए हुए, आपको उन्होंने जनाब वापस भेज देंगे कि जनाब आपका भी टाइम नहीं हुआ। ठीक है, जितनी देर आप ये वेट करते रहे ये टाइम आया, उसके बाद आपने फिर अप्लाई करना, वो भी तब अगर आपके वो नंबर ऑफ़ डेज़ पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसलिए ये ज़हन में रखिए कि ये लाज़मी नहीं आप कहें जी मैं पिछले 20 साल से हूँ तो मेरे हो गए होंगे, इस तरह नहीं होता। ये लास्ट 5 ईयर्स में आपको 1095 डेज़ करने होते। ठीक है, ये नहीं कि आप 20 साल से हैं तो आप हर 2 साल बाद 3 साल के लिए बैक होम जा रहे हैं या हर साल बाद साल के लिए जा रहे हैं, तो आपके तो नहीं कंप्लीट होंगे, चाहे आप 20 साल या 30 साल से इधर हो। ठीक है, आपको लास्ट 5 ईयर्स में 1095 डेज़ यू हैव टू कंप्लीट दैम। ठीक हो गया ना। इसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन है वो वैलिड नहीं होगी, वो रिटर्न होके वापस आ जाएगी, आपका ये भी टाइम ज़ाया होगा। फिर अप्लाई करेंगे, उससे पहले आपने बल्कि मेक श्योर करना होगा कि यार मेरे नंबर ऑफ़ डेज़ पूरे हो गए हैं, तो इसलिए एक ही दफ़ा मेक श्योर कर लें कि आपके नंबर ऑफ़ डेज़ पूरे हैं। उसके बाद तसल्ली करके, बल्कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 2-4 वीक ऊपर करके भेजिए, ताकि इन केस कोई 1-2 दिन आगे पीछे आपको कैलकुलेशन में गलती भी हो गई है तो वो भी कवर हो जाए। ठीक है ना, फॉर सेफ साइड। ठीक हो गया, तो मैंने कहा चलें अपने बहन भाइयों को ये क्लियर करता चलूँ। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कितना टाइम लगता है, कोई सर्टेन टाइम लिमिट नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लक। ठीक हो गया। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की तरफ। ठीक है,
मेरे अक्सर बहन भाई मतलब मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो मेरी कोशिश होती है जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो इधर क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में भी डिस्कस कर लूँ, ताकि और भी मेरे जो ऐसे बहन भाई हैं उनका भी भला हो सके। तो मेरे एक भाई ने पूछा कि जनाब मेरा मेडिकल भी हो गया है, ठीक है, और मैंने इधर इस तरह कनाडा में अप्लाई किया हुआ था, तो अब मेरे इस तरह रिलेटिव कह रहे हैं कि आप यूएस से आ जाओ, हमने उधर अप्लाई कर, तो क्या मैं विड्रा कर सकता हूँ अपना केस? जनाब आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप किसी स्टेज पे कर सकते हैं, ठीक है। आने का यहाँ इशू है, जाने का कोई इशू नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं। आपने एक सिंपल एप्लीकेशन उन्हें देनी है कि जनाब मैं विड्रा करना चाहता हूँ अपना केस, ठीक है। तो उसकी भी कोई सर्टेन टाइम लिमिट नहीं हो सकता, 1 माह 2 माह में आपको एक लेटर आएगा कि जनाब ठीक है आपका जो केस है वो हमने विड्रा कर दिया। उसके बाद जब आपको लेटर रिसीव होगा, आपके पास 15 डेज़ होते हैं, ठीक है, कि टू लीव द कंट्री। आपने 15 विदिन 15 डेज़ आपने मुल्क को छोड़ना होता है, ठीक है। तो आप जनाब बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं, वो अपना जो केस है वो वापस ले सकते हैं, कभी भी उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप जहाँ भी जाना चाहें, मगर एक चीज़ याद रखिए, फॉर एग्जांपल आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि यार आपने एक बड़े सेफ कंट्री में आके रेफ्यूजी असाइलम किया था, आप उधर भी जाके रेफ्यूजी ही कर रहे हैं अगर, तो वो पूछेंगे ज़रूर कि भाई आप उधर अगर थे तो उधर आपको क्या खतरा था। देखिए है ना लॉजिकली क्वेश्चन, कि आप जब यहाँ आने से पहले एक सेफ कंट्री में आपने आके असाइलम किया, तो वहाँ आपको क्या मसला था, वहाँ आपने क्यों, तो आपको वहाँ इस सवाल का सेटिस्फाइड जवाब उन्हें देना होगा, ठीक है ना। यकीनन फिर आपके केस पे असर पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखिएगा, ठीक है। वैसे मेरा ये अपना ओपिनियन है पर्सनल, कि अगर आप जेन्युइन रिफ्यूजी हैं तो यार फिर आपको तो देखिए तहफ़्फ़ुज़ ही चाहिए ना। अगर आपको इतने अच्छे मुल्क में मिल रहा है तहफ़्फ़ुज़, और वो आपकी इतनी अच्छी तरह टेक केयर कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है यार, मतलब दोबारा से वो सारा मामला और उसमें से प्रोसेस में से गुजरने की। और एक और चीज़, नेक्स्ट टाइम अगर फिर आप यहाँ के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर आप खुद समझदार हैं कि आप पहले विज़िट वीज़े पे आए, आपने ये किया, फिर वो ज़ाहिर बात है फिर इतना ईजी आपको नहीं होगा विज़िट वीज़ा लेना यहाँ का, ठीक है। इस तमाम चीज़ें ज़हन में रखिए, और कभी भी कहीं भी कोई भी स्टेप लेने से पहले मेक श्योर कर लिया करें अपने जो भी आपने चीज़ें देखनी है, तसल्ली करनी है, फिर उसके बाद ये स्टेप लेते हैं, ये लेने के बाद नहीं करते, ठीक है। ये मतलब आपको एक छोटी सी बिरादराना एडवाइस। उसके बाद मेरे एक व्यूज़ ने पूछा था कि इस तरह हम मतलब हमने रेफ्यूजी असाइलम किया हुआ है, तो क्या हम पीआर मिलने से पहले अपने देश वापस जा सकते हैं? तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, यहाँ आने का मसला है, जाने का कोई मसला नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं। मगर आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपको जो भी आपका बैक होम है, ठीक है, यहाँ जहाँ आप रहते थे, आपने वहाँ से इधर आगे रेफ्यूजी क्लेम किया है कि भाई आपको वहाँ मसले मसाइल हैं जो भी हैं, आप वहाँ फिर जाना चाहते हैं, बाकी आप कुछ समझदार हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, को मुनासिब नहीं है। बाकी आपके हालात हो सकता है बहुत ही ज़रूरी जाना हो, तो इट ऑल डिपेंड्स, मगर ये आपका फिर ज़ाती फैसला है। तो मेरे एक व्यूअर्स ने सवाल किया था कि क्या जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ जॉब कर सकते हैं, तो यकीनन कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज के उनके पास वैलिड वर्क परमिट हो, तब कर सकते हैं, वो बिल्कुल लीगली अलाउड होते हैं। और बाज़ का तो उनको कुछ स्पेसिफिक आवर्स अलाउड होते हैं, तो उतना ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ही चलना होता है। तो मैंने कहा ये चीज़ें अपने बहन भाई को क्लियर कर दूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके।